हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की टॉप न्यूज़ क्या कहती है? लेक्स इन जेएंडके वैनिश और श्रंक। ऑटोमोबाइल डीलर्स दे आर कॉशियस, वाई आर दे कॉशियस, उसको डिस्कस करेंगे। न्यू बांग्लादेश इंडिया टाइज आपको क्या कहती है वो डिस्कस कर लेंगे। तो अब वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड करंट अफेयर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस द हिंदू से 7 अप्रैल 2026 के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली न्यूज़ क्या कहती है? इजराइल हिट्स की पेट्रोकेमिकल टर्मिनल इन ईरान साउथ पार्स, राइट। तो अब ईरान का जो साउथ पार्स एरिया है, अगर आप देखो, वो ऐसे वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस, नेचुरल गैस की रिजर्व फील्ड्स है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट यू कैन से। अब जो ईरान और आप कह सकते हो कतर आपस में 50-50% पे शेयर करते हैं। एंड लास्ट मंथ इसके ऊपर हिट किया गया था। एंड नेक्स्ट अगर आप देखो, अगेन इजराइल के द्वारा इसके ऊपर हिट किया गया है। दैट इज द एरिया ऑफ असालू ए, ठीक है। दैट इज अ सेंट्रल टारगेट रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 50% ऑफ द कंट्रीज पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन। दैट इज वाई कि अगर आप देखो साउथ पार्स वाला रीजन ईरान का जो है, अगर उसको हिट किया गया है तो दैट मीन्स 50% ऑफ द countries petrochemicals production has been hampered due to this. So this is the problem that is existing currently. तो ये आपकी सिंपल सी न्यूज थी। अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। फर्स्ट, दैट दे आर मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन। सेकंड, olefins are chemicals found in propylene, polypropylene and used to manufacture plastic products. Which of the statements above are correct? So the correct answer to this is option number C. Both of the statements are correct. Petrochemicals are hydrocarbons since it is extracted from petroleum. Petroleum or we can say natural gas or diesel is a hydrocarbon. It is a carbon, hydrocarbon, right? The first statement is correct. Second statement with respect to olefins. Olefins are chemicals found in पॉलीप्रोपिलीन, जो कि अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लास्टिक प्रोडक्ट्स सच एज प्लास्टिक बैग्स, कंटेनर्स के लिए यूज होते हैं। एरोमेटिक्स आर बेंजीन एंड पैरालिक्सिन, अ केमिकल कंपाउंड इन प्लास्टिक एज वेल एज नायलॉन। तो अब ये एरोमेटिक प्रोडक्ट्स में जैसे पेंट इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होते हैं। एग्रोकेमिकल्स की जब हम बात कर रहे हैं, वेरिएंट्स लाइक टेनाक्स स्टिकर TB192, या भी किसके लिए यूज हो रहे हैं? पेस्टिसाइड्स लिक्विड की तरह यूज होते हैं। पेट्रोलियम कोक की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग एज वेल एज टिन स्मेल्टिंग के लिए यूज हो रहे हैं। बिट्यूमेन की बात कर रहे हैं अब एस्फॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देन सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, अब रबर, टायर एंड अधेसिव्स में यूज होती है। प्रोसेसिंग ऑयल की बात की जाती है, शूज, रबर्स, टायर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स के अंदर इसकी यूजेज है। Then 16 Indian flagged vessels in Persian Gulf, 2 LPG vessels en route India. So important thing here is कि पर्शियन गल्फ से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए, अब हमारे पास इंडिया को परमिशन मिल चुकी है कि 16 फ्लैग्ड वेसल्स दे विल पास सेफली एंड 2 LPG वेसल्स आर एन रूट इंडिया, राइट। तो यहाँ पर बात हो रही है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलोकेशन ऑफ नेचुरल गैस और LPG इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्योंकि अब हमारे पास खारिफ सीजन, वी आर एक्सपेक्टिंग रिक्वायरमेंट और अ बूस्ट इन द यू कैन से डिमांड ऑफ फर्टिलाइजर्स अहेड of the kharif season that is expected, right, after 14th or 15th of April after harvesting, right. अब kharif season के अंदर even if the utility of the fertilizers, if they are you can say shortened or lessened, तो हमारे पास क्या होगा? productivity will be hampered directly. So अब industrial and commercial sectors including city gas distributions 10% additional allocation उनको कर दी गई है। 80% थी initially, it has been raised to 90%. and fertilizers industry के अंदर अगर हम बात करें, initially the allocation was 70 to 75% and it has been increased to 90%. एंड सेकेंडली जब हम बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स फॉर विच इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट सेक्टर, सो अब अगर हम बात करें, वी ऑलरेडी हैव ऑल्टरनेटिव्स एंड ऑल्टरनेटिव कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना एंड ब्राजील, दोज हु आर कंटिन्यूइंग और कंटिन्यूअसली सप्लाइंग एडिबल ऑयल टू इंडिया, राइट। एंड दीज कंट्रीज आर नॉट एंगेज्ड इन वॉर और एंगेजिंग इन एनी काइंड ऑफ वॉर राइट नाउ। तो हमारे पास कंफर्टेबल स्टॉक्स ऑफ एडिबल ऑयल भी एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्शियन गल्फ। रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, बट ये क्वेश्चंस आने के चांसेस पेपर में बहुत होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर पर्शियन गल्फ? बहरीन, कतर, ओमान और यमन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यमन। मैप देखते हैं, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान एंड दिस इज ईरान। ये बॉर्डर करते हैं पर्शियन गल्फ को। दिस इज योर रेड सी, ठीक है। पर्शियन गल्फ के बाद दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड हमारे पास यमन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अगर हम यहाँ पर रेड सी की बात कर रहे होते एंड इफ द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग रेड सी एंड द कंट्रीज बॉर्डरिंग इट, यमन तो करेक्ट होता आंसर यहाँ पर, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्शियन गल्फ के कॉन्टेक्स्ट में। सो पर्शियन गल्फ में वी डू नॉट हैव यमन, दैट इज बॉर्डरिंग यू कैन से द पर्शियन गल्फ। Supreme Court refuses to interfere with environmental nod to Kerala's Kozhikode Wayanad tunnel project. So the major question here is regarding कि जो हमारे पास जो Kozhikode Wayanad tunnel project है, सबसे पहले चीज कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में है, इको सेंसिटिव जोन में एग्जिस्ट करता है, इको सेंसिटिव जोन ऑफ यू कैन से वेस्टर्न घाट्स, राइट। एंड सेकेंडली
फ्लड प्रोन एरिया भी ये हो सकता है। थर्ड प्रॉब्लम यहां पर आती है कि ये अब लैंडस्लाइड प्रोन एरिया भी है, ठीक है। अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बिटवीन कोझिकोडे एंड वायनाड। तो जब हम टनल की बात करते हैं तो टनल जो है क्या होता है, माउंटेन के बीच में से होकर निकलती है, तो यहाँ पर हमें बहुत बार ब्लास्टिंग का प्रोसेस जो है उसको भी कैरी आउट करना पड़ता है। एंड ड्यू टू दिस ब्लास्टिंग प्रोसेस in an ecologically sensitive zone and in, you can say, Western Ghats region where we have a biodiversity which is endemic to India only, तो उसके context में problem exist कर सकती है। Even though the central government has given A certification for this project, द इन्वायरमेंटलिस्ट उनको यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है एंड ऊपर से आप यहाँ पर ब्लास्टिंग का प्रोसेस कैरी आउट करोगे एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के अंदर, तो वी आर इन्वाइटिंग अ बिगर ट्रेजेडी इन फ्यूचर। सो अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, बट द हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी गिवन अ डिसीजन इन द फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट वी विल नॉट इंटरफेयर इन दिस प्रोजेक्ट बिकॉज हाई कोर्ट हैज गिवन दिस डिसीजन। एंड in case you still want to contest this case, NGT, that is the National Green Tribunal, is the first authority you need to visit to, and in case the matter is not sorted or solved there, so then you can visit the Supreme Court. This is a simple news जो कि यहाँ पर आपको यहाँ बताती है। Then environment का GS3 से question, consider the following: eco-sensitive zone could go up to 10 kilometers around a protected area. ठीक है, eco-sensitive zone are uniform all around. Which of the statements above are correct? So the correct answer is option number A. Statement 1 is correct. क्योंकि अब आप देखो इको सेंसिटिव जोन की जब हम बात करते हैं वो जनरली कॉरिडोर्स, कनेक्टिविटी एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पैचेस होते हैं जो कि अराउंड 10 किलोमीटर एज अ बफर या ट्रांजिशन जोन की तरह एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो 10 किलोमीटर्स इज अ टेंटेटिव लिमिट दैट वी आर टेकिंग। इट कैन आइदर एक्सीड दैट और इट कैन बी लोअर देन दैट। So the width, you can say, or the extent varies, right? So first statement is it is a give. It is the statement is could go. That means कि could go means कि might or might not go up to 10 kilometers. तो यहाँ पर might वाली situation आ जाती है. There is a flexibility in this statement. So this statement is correct. Second, eco-sensitive zones are uniform all around, right? तो ये एक तरह से क्या हो जाती है, एक rigid यानी कि shall वाली feeling आपको दे रही है, right? Might and shall के बीच का difference यहाँ पर ये है. Shall means कि definitive है ये बहुत ज़्यादा. If a statement is definitive, तो either वो information या तो factual होनी चाहिए in this particular exam, तभी आप इस चीज़ के ऊपर मानकर चल सकते हो, या वो एक तरह से कोई truth होना चाहिए, universal truth, तभी जाकर आप इस चीज़ को यहाँ पर मानकर चलते हो कि the statement is correct solely. Otherwise हम क्या करते हैं, statements को generally incorrectly mark करते हैं, जो कि इस statement में अगर आप देखो uniformity exist नहीं करती है, ठीक है, eco sensitive zones की, तो they are not uniform all around. Second statement आपकी incorrect हो जाती है, तो correct answer is option number A. Then 518 of 697 lakes in J&K either vanished or shrunk, CAG की रिपोर्ट कहती है. तो मेजर न्यूज में यहाँ पे आपको डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इन डिटेल यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आपको दिए गए हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. तो बस मैं आपको फटाफट से आपको पॉइंटर्स बता देती हूँ. पहला पॉइंट क्या कहता है कि साल 2014 के अंदर यहाँ पर फ्लडिंग हुई थी J&K के अंदर, राइट. एंड फ्लडिंग की वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ था, हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिजर्वॉयर्स बन गए थे जिनको हम क्या लेक्स बोलते हैं, छोटी छोटी लेक्स बोलते हैं. दे कैन बी आइदर पेरिनियल, दैट मीन्स कि अगर वो ग्लेशियर लेक्स है, पेरिनियल यानी कि वो रिप्लेनिश होते रहते हैं ग्लेशियर्स के थ्रू, राइट. और वो सीजनल भी हो सकती हैं, ठीक है, यानी कि रेनफॉल के टाइम पे भी वो लेक जो है वो बन जाती है, अदरवाइज वो पानी इवेपोरेट हो जाता है ना. रिजर्वॉयर की तरह हमारे पास लेक्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि एक तरह से प्रोटेक्ट भी कर रही हैं आसपास के एरियाज को, क्योंकि अब लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से एक रिजर्वॉयर एग्जिस्ट करता है जहां से आप एग्रीकल्चर को भी लेटर ऑन कैरी आउट कर सकते हो, राइट. बट फ्लड से तो आप बच गए उस टाइम पे क्योंकि वो लेक बन गई. ये प्रॉब्लम यहाँ पर तो नहीं है, ये बेटर चीज यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है. तो अब रिजर्वॉयर जो है वो धीरे धीरे करके लेक्स जो हैं वो अब वैनिश होती जा रही हैं. दीज लेक्स आर गेटिंग वैनिश्ड एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि जो रिप्लेनिशमेंट रेट है, रिप्लेनिशमेंट रेट है वो लो है एक्सट्रैक्शन से, ठीक है. यानी कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस फ्रॉम दीज रिवर या एक्सट्रैक्शन की जब हम बात कर रहे हैं इन रिवर से वो ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू रिप्लेनिशमेंट. एंड रिप्लेनिशमेंट कैन आइदर बी कि अगर हम इसको या तो परमानेंट सोर्स दे दें, ठीक है, अगर परमानेंट रिवर नहीं है, ये परमानेंट लेक नहीं है, तो आइदर हम उसको रिप्लेनिशमेंट सोर्स दे दें या हम उसकी कंजर्वेशन की कुछ बात करना शुरू करें, या हमारे पास जो रेनफॉल अगर हो रही है तो हम रिप्लेनिशमेंट के लिए उसको अलाउ करें, ठीक है. एक्सट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना है, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज लाइक एग्रीकल्चर ऑल्सो या डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है हमें उस लेक से पर्टिकुलरली पानी जो है उसको वहां पर एक्सट्रैक्ट करने के लिए मना करना पड़ेगा. इन सब चीजों के लिए हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की होगी, या तो जो लोग हैं वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू सामने आए कि इस पर्टिकुलर रिवर से या लेक से
यहाँ पे पानी जो है एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, या तो ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज है कि गवर्नमेंट ऐसे डिफरेंट तरह के बोर्ड्स या कमिटीज उसको यहाँ पर बनाए, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम की वजह से अब मेजॉरिटी में आप देखोगे जेएंडके के अंदर जो रिवर्स जो लेक्स हैं वो 697 लेक्स ऐसी आइडेंटिफाई की गई हैं, जो कि अभी किसी भी तरीके से अगर आप देखो किसी का डिटेल्ड सर्वे एग्जिस्ट नहीं करता है, देयर इज नो डिटेल्ड सर्वे दैट इज एग्जिस्टिंग करंटली। तो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या डेटा की जब हम बात करते हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि अपने आप में प्रॉब्लमैटिक है, राइट। तो इसी वजह से अगर हम कॉन्जर्वेशन की बात करते हैं तो कॉन्जर्वेशन होगी तो होगी कैसे, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, और यू कैन से एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि ये आर्टिकल न्यूज आर्टिकल आपको बता रहा है। एंड द जेएनके गवर्नमेंट हैज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स फॉर ओनली 6 लेक्स, और ये 6 लेक्स कौन सी है, टूरिज्म सेक्टर के साथ जो लेक्स है, ठीक है। दीज आर डल लेक, वुलार लेक, होकरसर, देन मानसबल, सुनीसर एंड मानसर लेक्स। तो ये टूरिस्ट साइट्स है जनरली, इस वजह से यहाँ पर इसको यहाँ पर बचाया जा रहा है, या इवन कंजर्वेशन के लिए हमारे पास कमिटीज या इवन की जो कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है, वो एग्जिस्ट करते हैं। बाकी लेक्स की यहाँ पर बात करो तो फ्लड रेगुलेटिंग सिस्टम की तरह अगर ये एक्ट भी कर रही हैं तो फ्लड रेगुलेटिंग सिस्टम को रिप्लेनिश करने के लिए या इवन उसके आप कह सकते हो प्रोटेक्शन के लिए अभी हमारे पास कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट मीन्स इट इज अ थ्रेट टू द पर्टिकुलर इंडस्ट्री एसोसिएटेड विद दीज काइंड्स ऑफ लेक्स, जिसमें हम एग्रीकल्चर की भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। इवन टूरिज्म सेक्टर में भी कुछ कुछ ऐसे ऑफ बीट लोकेशंस को लोग ढूंढना चाहते हैं, तो वो भी अपने आप में एक तरह से क्वेश्चन मार्क के ऊपर है कि अगर ये लेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, टूरिज्म सेक्टर अपने आप में ही थोड़ा बहुत और हैम्पर हो सकता है। देन क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से, तो ये क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं, यू नीड टू रिविजिट योर एनसीईआरटीज अगेन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पुलिकात लेक, ऑक्सबो, then Sambar Lake, seasonal lake, Bhimtal, spits and bars from lagoons. How many pairs is or are correctly matched? Is or are correctly matched? So the correct answer is option number A, only one. That is Sambar Lake in Rajasthan is a seasonal lake, जिसको हम आप एक तरह से salt pans की तरह भी use करते हैं for making salt, right? जब हम पुलिकात लेक की बात करते हैं, इट इज नॉट एन ऑक्सबो लेक, पुलिकात लेक इज पिट्स एंड बार्स फ्रॉम लेगून, एंड भीमताल की बात कर रहे हैं तो इट इज अ ग्लेशियल लेक, ठीक है। ये हमारे पास पेरिनियल लेक की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। स्पिट्स एंड बार्स फ्रॉम लगून्स एंड ऑक्सबो, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? बेसिक डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि ऑक्सबो लेक जो है वो रिवर की वजह से बनती है, दोनों के सोर्सेस डिफरेंट हैं, ठीक है। सोर्सेस के बेसिस पे आप देखोगे दोनों का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। आप दोनों की अगर आप फॉर्मेशन की इमेजेस देखोगे दैट इज ऑलमोस्ट द सेम, क्योंकि ऑक्सबो लेक की बात करते हैं तो ऑक्सबो लेक में हमारे पास क्या होता है कि रिवर जो है वो एक तरह से शार्प टर्न ले रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम अभी एक रिवर का ये हमारे पास कोर्स चल रहा है, बट धीरे धीरे करके जो रिवर है वो अपना कोर्स चेंज करते करते यहाँ से पास करना शुरू कर चुकी है, एंड दिस पर्टिकुलर मियांड्रिंग जिसको हम बोलते हैं वो एक तरह से लेक की तरह एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ऑक्सबो लेक इसको हम बोलते हैं। सोर्स क्या है, रिवर क्या है, रिवर है, ठीक है। जब हम स्पिट्स एंड बार्स फ्रॉम लगून की बात करते हैं तो ये कोस्टल फिनोमिना है, कोस्टल एरियाज के अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सेडिमेंटेशन एक्सेसिवली होती है, ठीक है, सेडिमेंटेशन एक्सेसिवली होती है। अब हमारे पास अब ये कोस्टल एरिया एग्जिस्ट कर रहा है, एंड कोस्टल एरिया के अंदर ये जो पानी है वो एक लेवल पे यहाँ पर भी भर चुका है, बट धीरे धीरे करके आप देखोगे इस एरिया के अंदर सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाता है, तो ये जो एरिया है अब ये सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द ओरिजिनल कोस्टल रीजन से, एंड ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये एक लेक की तरह एग्जिस्ट करने लग जाती है। तो इसको हम स्पिट्स एंड बार्स फ्रॉम लगून्स बोलते हैं। सोर्स के बेसिस पे दोनों डिफरेंट है, एक अगर ऑक्सबो लेक की बात करते हैं वो रिवर की वजह से है, एंड स्पिट्स एंड बार्स फ्रॉम लगून्स की जब हम बात कर रहे हैं दैट इज अ कोस्टल फिनोमिना, राइट। दोनों दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, आइडेंटिकल है, बट इनकी जो ओरिजिन यानी कि सोर्सेज है ऑफ फॉर्मेशन वो दोनों डिफरेंट है, तो उस चीज को ध्यान में रखना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंड ये आपकी एनसीईआरटी से ही लिया गया क्वेश्चन है। द न्यू बांग्लादेश इंडिया टाइज विल अवॉइड मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट, सो द पास्ट मिस्टेक्स शेख हसीना, ठीक है। शेख हसीना की वजह से जो पास्ट मिस्टेक्स हैं एंड इंडिया एंड जो बांग्लादेश के टाइज है वो खराब हुए हैं, हैम्पर होते हुए नजर आए हैं, राइट। कल भी हमने डिस्कस किया था कि उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया विजिट करेंगे, ऑल्दो इंडिया की तरफ से वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नजर नहीं आती थी, है ना, अनाउंस नहीं किया गया था, बट फाइनली देव मेट, राइट। तो अब द आइडिया इज कि जो गंगा वाटर ट्रीटी है विच आई टोल्ड यू दैट विल बी रिन्यूड एटलीस्ट ऑन अ टेम्पररी बेसिस, दैट इज व्हाट बांग्लादेश इज एक्सपेक्टिंग। वीजा को लेकर यहाँ पर बात हुई है, राइट, एंड इवन बांग्लादेश की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है दैट मीन्स कि बांग्लादेश विल नॉट रिपीट द पास्ट मिस्टेक्स, ठीक है। तो दे आर करंटली एडमिटिंग कि इवन इंडिया ने एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन गोइंग 5,000
5,000 टन, सॉरी 5,000 टन ऑफ हाई स्पीड डीजल जो है वो अब किसको, बांग्लादेश को सप्लाई भी किया है, ठीक है. सो इंडिया हैज बीन अ गुड नेबर टू बांग्लादेश, बट बांग्लादेश हैज नॉट बीन एबल टू डू दैट, राइट. एंड गंगा वाटर ट्रीटी जो है इसकी रिन्यूअल की यहाँ पर बात है, वीजा को लेकर डिस्कशन हुई थी, ठीक है, होनी है, आगे जाके क्या डिसीजन होगा वो उस चीज के ऊपर अभी बताया नहीं गया है, बट द आइडिया बिहाइंड दैट इज कि अभी बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ अपने टाइज को सुधारेगा एंड दे विल अवॉइड मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट. एंड सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने अब क्या किया है, इंडिया के जो पोर्ट्स है ना, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं, कोलकाता की जब हम बात करते हैं एंड डिफरेंट अदर पोर्ट्स, बांग्लादेश यूजेस इंडियन पोर्ट्स के वो अपने जो सप्लाई कर सके या अपना एक्सपोर्ट कंडक्ट कर सके वाया इंडियन पोर्ट्स, ठीक है. उसको भी इंडिया ने 2025 के अंदर जून के आसपास बंद कर दिया था, ठीक है. दैट एक्टिविटी वाज बैंड बाय इंडिया, ठीक है, कि बांग्लादेश कैन नॉट फर्दर यूज इंडियन पोर्ट्स फॉर इट्स एक्सपोर्ट पर्पसेस. तो उसको भी अब बांग्लादेश आता है वापस से रीओपन करना, ठीक है, फॉर देयर एक्सपोर्ट्स. सो अब इस चीज को भी यहाँ पर वापस से केटर किया जाना है, इसके ऊपर क्या डिस्कशन होगी क्या नहीं होगी वो फर्दर जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी. देन इंडियन रिफाइनर्स पोस्टपोन मेंटेनेंस शटडाउन. तो इंडियन रिफाइनर्स ने पोस्टपोन किया है मेंटेनेंस को, क्योंकि अब द यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू मीट लोकल फ्यूल डिमांड. तो इसी वजह से बहुत सारी ऐसे कंपनीज है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ यू कैन से क्लोजर्स, बट सम कंपनीज लाइक नायरा एनर्जी विल शट इट्स 4 लाख बैरल्स पर डे वाडिना रिफाइनरी फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम April 9th. तो ये चीज बोली जा रही है, बट नायरा वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू स्टार्ट द रिफाइनरी फॉर अ मंथ लॉन्ग मेंटेनेंस लास्ट ईयर, बट इट वाज पोस्टपोन्ड. बट करंटली ऑल्सो अगर आप देखो एनर्जी डिमांड्स को मीट करने के लिए द रिफाइनरीज दे हैव पोस्टपोन देयर शेड्यूल्ड मेंटेनेंसेस, राइट. सो दैट इज द न्यूज. देन मार्केट्स रिबाउंड अमिड करेक्शन इन क्रूड प्राइसेस. सिंपल सी न्यूज है, इसके अंदर कुछ नहीं है कि अभी ट्रंप ने 24 आवर्स का और यहाँ पर अल्टीमेटम जो है वो जारी कर दिया है फॉर ईरान, राइट. सो ट्रंप इज स्टेटिंग wait for 24 more hours for Iran for them to you can say surrender या agree to the peace plan that has been or the proposals that has been given by US and Israel all together. तो इसी वजह से आप देख रहे हो कि बहुत सारी ऐसी वेसल्स जो है they are allowed to pass through Strait of Hormuz. अब जो भी ally nations है of Iran, right, friendly nations है of Iran, उनको यहाँ पर पास करने के लिए दिया जा रहा है. तो अब एक तरह से थोड़ी सी रिलीफ यहाँ पर देखने को मिलता है. तो देयर आर चांसेस कि अब इसराइल एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इसराइल USA एंड ईरान ये सुधर जाएगा, खत्म हो सकता है. तो जो इन्वेस्टर्स है दे आर स्टिल होपिंग कि कोई अच्छी चीज हो यहाँ पर, है ना, कि जब से वॉर शुरू हुई है 28 फरवरी ऑनवर्ड्स इंडियन मार्केट ने निफ्टी ने सिर्फ 3 बार एक ग्रोथ देखने को मिली, अदरवाइज देयर हैज बीन अ बेयरिश मूवमेंट ओनली. तो ये सिंपल सी चीज आपको ये न्यूज बताती है कि इन्वेस्टर्स जो है वो होपफुल है कि एंड हो ये वॉर एंड एटलीस्ट सीज फायर डिक्लेयर हो. एंड जो ईरान की जो साउथ पास पेट्रोकेमिकल प्लांट के ऊपर अगेन ये जो अटैक हुआ है उसकी वजह से अब चांसेस हो सकते हैं मेजर फर्दर डिले के या कुछ भी इंपैक्ट ऐसा हो सकता है. बट अभी जो मार्केट है उसने थोड़ा सा अपना करेक्शन दिखाना शुरू किया, उठना थोड़ा बहुत ऊपर शुरू किया है. देन ऑटोमोबाइल डीलर्स टर्न्स कंस्ट्रक्टिवली कॉशियस एज वॉर रेजेस. वॉर रेजेस जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं. जैसे पेट्रोकेमिकल जो एरिया है साउथ पास वाला उसके ऊपर जब अटैक किया गया है, वॉर रेजेस जो है वो अब देखने को मिल ही रहे हैं. सो सिंस अब इंडिया या इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स वो सोली दे आर नॉट मेकिंग ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट इन इंडिया. सो सर्टन कॉम्पोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी imported and those products are imported via Strait of Hormuz only. And if they choose an alternative route, तो क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर कि you can say the cost or you can say the transportation cost or the investment will be higher, profit booking वो कम हो सकती है, even retail prices can go higher in that situation, right? तो जो इंडियन मार्केट के हिसाब से भी सही नहीं है, because there's an economic slowdown and people are not ready to invest in such kind of things, right? तो अब जो कंज्यूमर का जो करंटली अभी टेस्ट है वो चेंज हो चुका है, they would not want to buy a new car currently, ठीक है. तो अब ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है. तो द सेल्स इज ऑटोमेटिकली गोइंग डाउन, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग डाउन, प्लस देयर इज अ यू कैन से इंक्रीज्ड यू कैन से सीजनल फैक्टर जो कि यहाँ पर हैम्पर कर रहा है सिचुएशन को, बिकॉज यू कैन ऑलवेज कंपेयर द डेटा ऑफ फर्स्ट 6 months एंड द लेटेस्ट 6 months, क्योंकि फेस्टिवल सीजन जो है वो लेटेस्ट 6 months के अंदर यहाँ पर शुरू होता है. सो द पर्टिकुलर सीजनल फैक्टर वो भी अब एक तरह से आप कह सकते हो डिमांड को यहाँ पर हैम्पर कर रहा है करंटली. तो इसी वजह से ऑटोमोबाइल डीलर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं, क्योंकि एक तो पहली बात उनके पास प्रॉपर जो आप कह सकते हो कॉम्पोनेंट्स है वो नहीं अवेलेबल है, कॉम्पोनेंट्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है. तो मल्टीपल चीज़ें जो है इसी वजह से जो ऑटोमोबाइल डीलर्स को फिलहाल कॉशियस पोजीशन में या रोल में डाल रही है. देन रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वाइटल, सेबी की तरफ से, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है. सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं, व्हाट आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, राइट. सो अब हम जब बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, दीज आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स
जिनका किसी भी तरह से देयर हैव नो लिंकेज विद द मॉनेटरी एसेट्स ऑफ द कंपनी नॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एंड इवन की जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज जिनके ऑलरेडी आईपीओज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ऑलरेडी जो कंपनीज अपने आप को लिस्ट कर चुकी हैं, उन कंपनीज के अंदर 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब हम बात करते हैं, दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड दीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स दे आर फॉर ओवरसीइंग द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी एंड जितने भी माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं ये उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि एक तरह से ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हैं, ठीक है। दीज आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जब हम बात करते हैं, ठीक है। तो इनका कोई भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, प्लस कोई भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है 7 से ज्यादा कंपनीज के अंदर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से ज्यादा काम नहीं कर सकता। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, राइट। पूरा का पूरा रोल आपको अब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेबी ने बोला है कि इंडिपेंडेंस का ये मतलब नहीं होता कि आप एक्शन इन द इंडियन कॉर्पोरेट्स के अगर आप वो एक्शन ले ही ना पाओ, ठीक है। उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को इंश्योर करना है कि एथिकली कंडक्ट हो फर्म्स का, एंड जो कॉन्वर्सेशन है वो अब बोर्ड से उठ के उन लोगों तक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रोल तक को भी एक्सप्लेन करती है, यानी कि दे आर हाउ इफेक्टिवली दे आर एबल टू कंट्रीब्यूट वंस दे आर देयर। ऑल्दो आपको कोई मॉनिटरी इंटरेस्ट इसमें नहीं है, सैलरी आपकी कंपनी की तरफ से जाती ही जाती है, बट वंस यू आर सिटिंग देयर रिप्रेजेंटिंग द पीपल, दोज हु आर द माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स, सो यू नीड टू एंश्योर that there is certain kind of transparency that is being carried out in the particular functioning of the business or of the particular company। तो चाहे आपको सैलरी यहाँ पर कंपनी से मिल रही है या जैसे भी सिचुएशन है, बट यू आर देयर फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल दैट इज अ माइनॉरिटी shareholders, so at least you should have a say and you should also take control of certain things। although आपके पास कोई यहाँ पर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, since you are a non executive directors, but you should also take part in the day to day activities and keep in mind कि आपका जो conflict of interest है कि आप कंपनी के यहाँ पर ना होकर कंपनी के हो जाओ, वो चीज़ यहाँ पर सही नहीं होगा, ठीक है। तो दैट विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ यू कैन से कोई ऐसा अच्छा रिजल्ट, अच्छा आउटकम तो नहीं देगा वो। कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट ओनली फॉर कंप्लायंस एंड पॉइंटिंग फिंगर्स एट द मैनेजमेंट, बट आपको सपोर्ट भी करना है एंड इवन यू आर ड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम द पर्टिकुलर कंपनी ऑल्सो, तो आपको एटलीस्ट सोल्यूशंस भी यहाँ पर देने चाहिए। यू शुड बी प्रोवाइडिंग सोल्यूशंस टू द पीपल एज वेल, राइट। तो फाइंडिंग सोल्यूशंस एंड इवन अकाउंटेबिलिटी फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मस्ट ऑल्सो एग्जिस्ट। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहां पर उन्होंने इस चीज को मेंशन किया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर वेरी गुड एट पॉइंटिंग आउट फिंगर्स दैट दिस इज नॉट बीइंग डन transparently or anything, right? That is their duty that they are saying. But since you are also a director, although non-executive director, but you're still the director or a member of the board of directors, right? So if you're a member of board of directors, so you need to figure out certain solutions to those problems that you're pointing fingers at, ठीक है। तो जहां पर अगर आप उंगली उठा रहे हो तो वहां पर आप सोल्यूशन भी दीजिए। तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर यहाँ पे ये बोल दो कि मैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी राइट्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ या माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन में हूँ, तो ये चीजें यहाँ पर गलत हो रही है। बट उसका सोल्यूशन भी क्या है, दैट शुड ऑल्सो बी देयर एंड देयर इज अ पर्टिकुलर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू नीड टू होल्ड। तो ये सिंपल सी यहाँ पर चीज आपको बताई गई है कि लिस्टेड स्टेप्स जो है यहाँ पर बताए गए हैं कि ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। एंड ये जो कॉमेंट्स है वो एक सिग्निफिकेंट है इन द लाइट ऑफ अब्रप्ट रेजिग्नेशन ऑफ अ पर्टिकुलर चेयरपर्सन HDFC बैंक के, जिन्होंने रिपोर्टेडली ऑन द काउंट ऑफ मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्लिपेजेस देखी हैं। तो इसलिए यहाँ पर सेबी जो है एक तरह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रोल को और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। तो ये आपके आपको मैं ये न्यूज जब बता रही हूँ कि आपकी केस स्टडी में आपको हेल्प करेगा। जब हम यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं इन द केस ऑफ एथिक्स ऑल्सो, एंड इवन आपको एसए में भी कहीं पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस या गवर्नेंस के रिगार्डिंग बात आ जाती है, तो उसमें जो आप कॉर्पोरेट वाला एस्पेक्ट लिखते हो ना, उसके अंदर आप इसको एग्जाम्पल की तरह भी कोट कर सकते हो कि सेबी ने ऐसे ऐसे करके चीजें भी बोली थी, दैट वाज इन लाइट ऑफ व्हाट, ठीक है। तो उसको थोड़ा बहुत आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो दिस कैन बी अ मेजर एग्जाम्पल जहां पर आप मल्टीपल तरीके से, इवन कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन अगर आपको सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में, एथिक्स के पर्सपेक्टिव में या एसए के पर्सपेक्टिव में पूछा जाए, तो यहाँ पर आप इस चीज को मेंशन
मेंशन कर पाओगे. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर यू गाइस. ठीक है, तो अब आप अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ऑल टुगेदर, तो ये आपको इको के पर्सपेक्टिव से हेल्प करेगा. ठीक है, तो जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की है. ठीक है, आई होप आपको आज की न्यूज़ जो है वो सारी समझ आ गई होंगी. कोई भी न्यूज़ अगर समझ नहीं आई है तो आप उसका डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो देयर इज अ स्पेशल ऑफर वैलिड फॉर टुडे ओनली दैट यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के बैचेस, सिंस पेपर अब आपका आ चुका है, मई के अंदर आपका पेपर है, एंड रैपिडली अगर आप रिविजन करना चाहते हो तो रैपिड रिविजन का बैच जो है वो भी अब आपको 3909 के प्राइस में मिल रहा है. प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपको 6517 के प्राइस में मिल रहा है. पिक बैच है, इंडिविजुअल रैपिड रिविजन बैच है, एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग. ठीक है, तो कोई भी अगर बैच को लेकर आपको डाउट होता है तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं. आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर विजिट भी कर सकते हैं. एंड दिस डिस्काउंट इज नॉट ओनली वैलिड फॉर यूपीएससी एग्जाम्स, स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए भी ये डिस्काउंट इक्वली वैलिड होगा. ठीक है, आपको बस क्या करना है, क्रैक IAS जो है वो कोड को यूज करना है. तो उस कोड के बाद आप देखोगे कि जो आपको बेनिफिट है इस ऑफर का वो मिल जाएगा. ठीक है, कोई भी डाउट होता है अगेन कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप एग्जिस्ट करता है, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है वहां पर आप पूछ सकते हो. उस डाउट का जो रिप्लाई है जल्दी से जल्दी मैं कर दूंगी. अंटिल देन पढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए. दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.